नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने 5 वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बाद हम लोग क्लास नंबर 6 लेके आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है। दोस्तों, फ्राइड के अनुसार जो हमारी वैल्यूज होती है उसका आंतरिकरण किस में होता है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए इदम, अहम, पराहम और परिस्थितियां। तो इसका सही जवाब होगा पराअहम। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के 2 संप्रत्यय दिए थे, 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें उसमें उन्होंने चेतन, अर्धचेतन व अवचेतन और दूसरे नंबर पे उन्होंने इदम, अहम और पराहम की जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में उन्होंने बताया था। पराअहम जो है वो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। दोस्तों, सीधा प्रश्न होगा कि फ्राइड ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वैल्यूज के ऊपर वो कौन कौन से, ऐसे भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपके पास सीधा आंसर आ रहा है पराहम, और पराहम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है। दोस्तों, जब भी कोई मापन होता है उसमें कौन सा लेवल जो सबसे अच्छा है। ए ऑप्शन में नाभिक दिया गया है, नामिक दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में अनुपात, थर्ड ऑप्शन में क्रमिक और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास अंतराल है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, आपके पास अनुपात दिया गया है। मापन के स्तरों में जो सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा जो मेथड है वो अनुपात का मेथड है, जिसे आप रेशो मेथड भी कह सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन में आपके पास अनुवंदन का सिद्धांत, बी ऑप्शन आपके पास अनुकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन आपके पास अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और डी ऑप्शन में आपके पास परिपक्वता का सिद्धांत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे दोस्तों, भाषा का जो विकास होता है ये एक ऐसा विकास है कि जिसमें बालक अपने विचारों, देखिए दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज है उसमें हम लोग अपने थॉट जो होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। भाषा के जो सिद्धांत के जो विकास के जो मुख्य सिद्धांत है, इसमें आपके पास नंबर 1 पे आ रहा है अनुवंदन का सिद्धांत, नंबर 2 पे अनुकरण का सिद्धांत और नंबर 3 पे परिपक्वता का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये प्रश्न वो है जो लास्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके, अगर आप लोग टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग HPTGT कमीशन का या फिर आप लोग टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कूटर लेविन्स के अनुसार समूह में जो परिवर्तन है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, ए ऑप्शन में परस्परता कहते हैं, बी में रचनात्मकता, सी ऑप्शन में गतिशीलता और डी ऑप्शन में संगति। तो सी ऑप्शन आपके पास गतिशीलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बोलने का सिद्धांत है। ए ऑप्शन में प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, बी में प्रतिपकारी अवरोध, सी ऑप्शन में प्रतिबोधित और डी ऑप्शन में प्रतिशायित। तो बी ऑप्शन आपके पास प्रतिपकारी अवरोध। ये होता क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रतिपकारी अवरोध बोलने के सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसमें कि मौलिक रूप से जो सीखी गई अवधारणा होती है या कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, अन्य विषय वस्तु पर लागू करने में गलती का अनुभव किया जाता है। जब भी दोस्तों हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट, मान लो किसी सब्जेक्ट में हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, तो जब हम उसे किसी दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वहां पर गलती होती है और उस चीज का हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, डी ऑप्शन में सृजनशीलतावाद। दोस्तों, जो क्रिएटिविटी होती है वो किसी भी लर्नर को नए विचार प्रदान करती है, नए थॉट प्रदान करती है, रचनाओं को पैदा करने में भी उसकी हेल्प करती है और उसको इंडिपेंडेंट भी करती है। तो जब भी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जब आप क्रिएटिविटी काम कर रहे होते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी सोचने की जो कैपेसिटी होती है, उसमें हमारे सोचने का जो अंदाज होता है वो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ता है, तभी वो क्रिएटिविटी, तभी वो नया रूप सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ए ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी ऑप्शन में शारीरिक विकास के चरण, सी ऑप्शन में संवेगात्मक विकास के चरण और डी ऑप्शन में नैतिक विकास के चरण। दोस्तों, कोहल वर्ग ने जो प्रस्तुत किया है वो नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने 3 चरणों का उल्लेख किया है, जिसमें कि आपके पास पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये 3 टाइप के जो स्तर हैं
इन्होंने नैतिक विकास के लिए, मॉरल जो डेवलपमेंट है इसके लिए इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, विकास किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की तरफ। इसका सही जवाब होगा सामान्य से विशिष्ट की तरफ, जनरल से स्पेशल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ए ऑप्शन में परिवार, बी ऑप्शन में कंप्यूटर, सी ऑप्शन में आनुवंशिकता, डी ऑप्शन में राजनीतिक दल। तो ए ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, समाजीकरण जो सोशलिज्म होता है वो किसी बच्चे के अंदर कैसे पैदा होता है? उसकी फैमिली में। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अपनी फैमिली में रहता है और फैमिली में जो कुछ इसे सिखाया जाता है वो चीज़ों को सीखता है। उसके अंदर वैल्यूज़ जो आती हैं, उसके अंदर जो संस्कार जो आते हैं उसकी फैमिली से आते हैं। उसके विचार जो भी वो डेवलप करता है कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से प्रभावित होता है। तो बालक सबसे पहले अपने परिवार का सदस्य होता है और वहीं से ही वो अपने परिवार के मूल्यों और परंपराओं को, विचारों को सीखता है। अब जो ये प्रश्न आ रहा है ये टैटिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर में आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन विस्थापन, बी ऑप्शन उदातीकरण, सी ऑप्शन में रूपांतरण और डी ऑप्शन में प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में विस्थापन। दोस्तों जब भी किसी टीचर के द्वारा किसी स्टूडेंट को डांट दिया जाता है और फिर वो जो अपना गुस्सा जो वो घर वालों के ऊपर उतारता है तो ये विस्थापन का सिद्धांत इसके सामने आता है कि वो अपने विचारों को जो भी उसने वहां पे देखा है या सीखा है तो वो घर आके उस चीज को करता है। तो ये विस्थापन का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंख के रंग का कौन सा कारक प्रभावित करता है? दोस्तों आंख का जो आइस हमारी होती है उसमें जो कलर होता है वो किसके कारण इफेक्टेड होता है, किसके कारण वो प्रभावित होता है? वो इन्वायरमेंटल के कारण, वातावरण के कारण, आनुवांशिकता के कारण, या फिर हार्मोन के कारण, या फिर समाज के कारण। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आनुवांशिकता के कारण। आंखों का रंग जो होगा वो आनुवांशिकता के कारण। अगर मान लो किसी के पूर्वज, फॉर एग्जाम्पल किसी के पूर्वज जो है उनकी आंखों का रंग जो है वो काला है या फिर नीला है तो उसके जो आगे जो परिवार होगा तो उसमें अगर किसी की आंखें नीली है या फिर काली हैं तो वो उनके पूर्वजों की वजह से ही होगा, उनके जीन्स की वजह से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, TAT किसके द्वारा बनाया गया था? ए ऑप्शन में आपके पास रोशरा, ओलपॉट, मैस्लो, डी मुरे। तो इसमें सही जवाब होगा डी मुरे, जिसका TAT जिसका फुल फॉर्म है थीमेटिक्स एप्रीशिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का निर्माण 1935 में CD मॉर्गन के द्वारा किया गया था और इनके साथ थे HA मुरे ने भी। और यह प्रशिक्षण प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तिगत मापन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है? ए आपके पास उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की सक्रियता, उद्दीपन की विश्वसनीयता। तो ए ऑप्शन में उद्दीपन की तीव्रता, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत के संगठन का स्वरूप है? ए ऑप्शन में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो यहां पे बी ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तिगत का निर्माण होता है और इन गुणों में से किसी एक की कमी व्यक्तिगत संतुलन को विकास में बाधा पहुंचा सकती है। दोस्तों जब भी आप लोगों ने देखा होगा साइकोलॉजिकल तौर पर या फिजिकल तौर पर अगर किसी इंसान के अंदर अच्छे गुण हैं तो उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाईफाई होगी, काफ़ी ज़्यादा उसकी डेवलप होगी। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास स्किल है या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज है, जब हम उसे किसी दूसरी परिस्थिति में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ए प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, वकवनाश, चिंता। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में सीखने का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान या कौशल या फिर विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य। दोस्तों ये हमारे पास आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।